हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4th चैप्टर नंबर 4 संज्ञा पार्ट 4 के विषय में बताती हूँ आज मैं बेटा। संज्ञा बेटा, वैसे तो मैंने लाइव क्लास में ये चैप्टर रीड करवाया है, लेकिन बेटा अधिक बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं होते। अब मैं संज्ञा आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। और बेटा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास में उपस्थित हुआ करिए, क्योंकि लाइव क्लास में अच्छे से समझ में आता है। बहुत से बच्चे वीडियो सीन नहीं कर पाते हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी का नाम मतलब व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव। भाव का मतलब होता है जो हम अपने अंदर भाव प्रकट करते हैं, जैसे दुख, सुख, मिठास, खटास, ऊंचाई, नीचाई आदि। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो ये देखिए कंगारू, ये होगी संज्ञा। भगत सिंह अपने देश से बहुत प्यार करते थे। भगत सिंह संज्ञा हो गए, प्यार हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। नारियल एक प्रकार का फल है, नारियल हो गई वस्तु। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता की जो गुफाएं वे महाराष्ट्र में है, ये भी हो गई संज्ञा। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं, अतः किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव क्या होते हैं। तो प्राणी, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, माधव, राधिका या कोई प्रधानमंत्री का नाम, किसी अदरवाइज किसी का भी नाम, या किसी बच्चे का नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम। प्राणी, प्राणी व्यक्ति भी होते हैं, पशु पक्षी यानी कंगारू, हिरन, बिल्ली, मोर, कीवी, गौरैया या पशु का नाम या किसी पक्षी का नाम। वस्तु, नारियल, फल, गाड़ी, मेज, चम्मच, थाली, अदरवाइज कुछ भी जो वस्तु होती है। स्थान, महाराष्ट्र, बिहार, चेन्नई, नेपाल, पार्क, चिड़ियाघर आदि। भाव, जो हम भाव प्रकट करते हैं, सुख, दुख, प्यार, उदासी, हैरानी, मिठास, शाबाशी, घबराहट आदि। तो ये हो गए आपके जो प्राणी, वस्तु और स्थान और भाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा हमारी बेटा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब हमारे पूरे भारत में, संसार में केवल एक ही होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, अकबर, हेमा, प्रिया, मतलब किसी का नाम, या महात्मा गांधी किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम। जैसे पंचतंत्र एक किताब थी, कोहिनूर, महाभारत, आईफोन, गूगल एक ही चलाते हैं सभी। किसी स्थान का नाम, अमेरिका, भारत, केरल, हवा महल, दिल्ली। मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल एक ही होता है, उसे बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब होती है जाति, किसी वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब उसका नाम एक होता है और बहुत सारे होते हैं। जैसे कि प्राणी हो गए शेर, भालू, बतख, आदमी, औरत, शिक्षक, सिपाही, बच्चा, छात्र, माली, जो कुछ भी, जो एक ही नाम होता है एक और होते हैं अनेक। वस्तु में मेज, फल, फूल बहुत सारे होते हैं। स्थान, देश, गांव, शहर बहुत सारे, देश बहुत सारे होते हैं, गांव बहुत सारे होते हैं, विद्यालय बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक मतलब किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। उसका नाम एक होता है और होते वो बहुत सारे हैं। जैसे अब जाति होती है बस उनकी, जैसे मेज है, शेर है, भालू है, बतख है, कुत्ता है, बिल्ली है, देश है, गांव है, जूते हैं, मोजे हैं। तो इस तरह से ही होते हैं बेटा जातिवाचक। ठीक है, अब आता है आपका भाववाचक। तो भाव जो हम अपने अंदर गुण या दोष बताते हैं, किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जैसे रीमा बहुत बुरी है, राम बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हंसी, सुगंध, मित्रता, मिठास, सुंदरता, ऊंचाई, सच्चाई, हैरानी, बुढ़ापा आदि ये होते हैं आपके भाववाचक, जो किसी के गुण दोष के स्वभाव के विषय में बताते हैं। ये देखिए, देश का नाम है चीन, पाकिस्तान, ईरान, जापान। शहरों के नाम है ये। त्योहारों के नाम भी एक ही होते हैं, आते हैं व्यक्तिवाचक में सारे। ठीक बेटा। ये हमारी नदियाँ भी पूरे भारत, पूरे संसार में एक होती हैं। इमारतें भी हमारे पूरे संसार एक भारत में एक ही होती हैं। खेल भी एक ही होते हैं। दिनों के नाम भी एक ही होते हैं। पर्वतों के नाम भी एक ही होते हैं। और खाली पर्वत आए तो जातिवाचक है, इमारत आए तो जातिवाचक है, नदियाँ आए तो जातिवाचक है। और उनके नेम होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं बेटा व्यक्ति। ठीक है, ये होते हैं आपके संज्ञा, जो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये है आपके संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। ये आपको खुद करने होंगे, आप खुद करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको आप फिल करके फिर सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा। आज चैप्टर 4 में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंग। लिंग लिंग तो आप सभी जानते हैं, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी और वस्तु स्थान हैं वे पुरुष या स्त्री का बोध कराते हैं। जैसे अहमद पढ़ रहा है, समीरा बाजार जा रही है, तो ये पुरुषलिंग स्त्रीलिंग। शेर पानी पी रहा है, पुरुषलिंग स्त्रीलिंग। इस तरह अहमद और शेर पुरुष जाति का बोध कराते हैं, समीरा और शेरनी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार की होती हैं? 2, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुषलिंग का बोध कराते हैं पुरुषलिंग, जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग। पहले हमको पुरुष और स्त्रीलिंग जानने के लिए हमें पहले बोलकर समझ लेना चाहिए। तो क्रिया एवं विशेषण के अनुसार जो रूप बदलता है, जैसे राहुल मुंबई में रहता है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है हमें, तो रवीना कोलकाता में रहते। इस तरह से ये लिंग चेंज होते हैं। ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनको मैं लिखकर आपके पास सेंड कर दूंगी। ओके बेटा। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे खरगोश, कछुआ, भालू। तो हम खरगोश का खरगोशनी नहीं ले सकते, भालू का भालूनी नहीं लिख सकते। तो इसको पहचानने के लिए हम नर भालू और मादा भालू, नर भालू का मतलब होता है पुरुषलिंग और मादा भालू का मतलब होता है स्त्रीलिंग। समझ गए ना? ऐसे ही मछली, नर मछली, मादा मछली, छिपकली, नर छिपकली, मादा छिपकली। और कभी कभी कुछ शब्द खाली स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया मादा लगाकर उनके स्त्रीलिंग और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के आगे स्त्रीलिंग रूप, और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के आगे नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। जैसा कि ये देखिए, भालू है तो खाली भालू है, उसके आगे मादा भालू। अगर मादा भालू है तो उसके आगे नर भालू भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह नर भालू और मादा भालू ऐसे सदैव पुल्लिंग में रहने वाले, नर उल्लू, मादा उल्लू, नर तेंदुआ, मादा तेंदुआ, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। ऐसे यह है सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर तितली, मादा तितली, नर बुलबुल, मादा बुलबुल। वस्तु होती है कुर्सी, गोभी, इमली, कटोरी, घड़ी। तो ये तो हमारी सजीव निर्जीव के आगे नहीं लगाते हैं, नॉन लिविंग के आगे नहीं लगाते, केवल लिविंग के आगे नर और मादा लगाती हैं। ओके बेटा। चलिए, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। आप इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी समझ में नहीं आता है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।